गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज नया टॉपिक होने वाला है। उम्मीद है कल का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, स्क्वायर वाला पार्ट। स्क्वायर को ज़रूर कम देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग उसी के आगे का शुरू करते हैं। आज हमारे लिए उसी के आगे के देखो हम लोग रेक्टेंगल कर चुके हैं बेटा, ठीक है? रेक्टेंगल के बाद हम लोग स्क्वायर भी कर चुके हैं। अब आज हम लोग करने वाले हैं पैरेललोग्राम। क्या करने वाले हैं? पैरेललोग्राम। तो भैया कॉपी पेन लेके बैठो और हेडिंग लगा लो पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखो हम ये मान के चलते हैं आप लोगों को भाई कि बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है भाई वो लोग के लिए है, ठीक है? जिनको पता है वो लोग थोड़ा स्पीड में आगे वीडियो को बढ़ा सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। जहाँ पर लगे कि हमारे काम की चीज़ है वहाँ पर रुकिए, आराम से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें बेटा, तो समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं। समांतर चतुर्भुज की अगर बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहले मैं वो बताने चल रहा हूँ, फिर आप आराम से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहली बात कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। ये वाली इस लाइन के पैरेलल होती है और इसको बी कहें और ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ सबसे पहली बात क्या कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और ये साइड हमने एल मानी, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी की और ये साइड है स्मॉल, ठीक है। सबसे बिल्कुल बेसिक सी बात अपोजिट साइड बराबर होती है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है, ए बी लाइन पैरेलल है डी सी के, ठीक है। और ए डी लाइन है पैरेलल बी सी के, ए डी लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी। क्लियर है? दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये बोल सकते हैं कि अगर मैं एंगल की तरफ चलूँ बेटा, अब पैरेलल जब आपने बता ही दिया है, तो अगर इस एंगल को अगर इस एंगल को यहाँ पर जो बनेगा या इसको जो भी मानना चाहो, मान लेते हैं कि ये एंगल अगर अल्फा है, तो अब आपको देखो देखो वही चीज़ आती है कि अगर 2 पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इनका सम आपको पता है अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है? तो अगर ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, अगर ये अल्फा है तो फिर ये एंगल आपको क्लियरली पता चल गया कि 180 माइनस अल्फा कि दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, आंसर 180 आ जाएगा। ऐसे ही अब ये 2 लाइन्स पैरेलल हैं, ये 180 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब ये 2 लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180 माइनस। तो यहाँ तीसरी बात अपने आप लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स, इसके सामने ये और इसके सामने ये। यहाँ लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भैया? इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। केवल यहीं से कभी-कभी एक पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। केवल यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। सर कैसा क्वेश्चन बनता है? इस तरह का क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लो उसने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है? इस तरह का ऐसे और बोला कि अपोजिट एंगल 2x माइनस 2 डिग्री और ये है x प्लस 48 डिग्री। तो पूछेगा x का मान बताओ। अपोजिट एंगल्स बोलेगा ये है। तो अब अपोजिट एंगल्स हैं तो ये बराबर होंगे। कैसे होगा? तो ये होगा 2x माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 48 डिग्री। अब ये x इधर आएगा तो x बचेगा, ये 2 इधर जाएगा 50 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 50। तो इस तरह के सवाल पेपर में कभी-कभी मिल जाते हैं। ऐसे नहीं बना के देगा, सवाल लैंग्वेज में देगा। बोलेगा कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है जिसमें एंगल ए और एंगल सी ये एंगल है।
2x माइनस 2 और x प्लस 48 बताओ x का मान क्या है? तो अब जिनको ये बेसिक चीज़ नहीं पता है भाई कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कभी-कभी उनको लगता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, वो जोड़ के 180 के बराबर करके निकाल देते हैं और एग्ज़ामिनर को ये बात पता है, वो 180 सेट करके आंसर जो निकलता है वो भी ऑप्शन डालेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ख़्याल रखिएगा, इसीलिए मैं छोटी-छोटी जो बेसिक बातें होती हैं वो ज़रूर आपको बताता हूँ, कि ये बातें आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए, ठीक है? तो ये बात हो गई तीसरी, अब बात करते हैं चौथे डायगोनल्स की। चौथी बात करते हैं। अब देखो डायगोनल्स का क्या सीन है, अब आपको मैं कुछ बातें समझाना जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, ट्रायंगल की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, मेरे पास यहाँ पेन तो दिख नहीं रहे हैं, अगर हो जाए तो थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। चलो कोई नहीं, कोशिश करना ऐसे समझने की, ठीक है? प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से सुनना, अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल की 2 साइड्स अगर मैं बराबर कर दूँ, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, 2 साइड्स, ये एल मान लो, ये बी मान लो या इसको एल मान लो, इसको बी मान लो। अगर इसके बीच का एंगल छोटा रहेगा तो ये तीसरी साइड जो सामने की साइड रहेगी, ये वाली साइड, ठीक है? वो छोटी रहेगी और जैसे ही मैं इसके बीच का गैप बढ़ाऊँगा तो इसकी ये तीसरी साइड है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 साइड्स बराबर हैं, ठीक है? ऐसे मान लो 2 साइड्स बराबर हैं, तो इसके सामने का ट्रायंगल की फॉर्म में समझा देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो ये साइड एल है, ये साइड बी और ये 45 डिग्री। तो अगर मैं तीसरी साइड की बात करूँ, तो तीसरी साइड ये रही, ये, ठीक है? लेकिन अगर मैं सोचो इन्हीं एंगल्स को बढ़ा दूँ, साइड अभी भी रखूँ वही, अब ये करूँ, ये एल है और ये बी है। अब ये जो तीसरी साइड बनेगी, ऑब्वियस सी बात है ये इतनी लेंथ है, तो ये इससे बड़ी हो गई। तो आपने देखा कि जैसे ही मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो अगर 2 साइड फिक्स है उसके बीच का एंगल बढ़ाया जाएगा तो उसके सामने की तीसरी साइड छोटी या बड़ी हो जाएगी। अगर एंगल छोटा है तो साइड छोटी होगी, एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी होगी। अब ज़रा ध्यान से समझना है यहाँ पर और समझने की कोशिश करना, ठीक है? अगर मैं यहाँ से एक मिला दूँ डायरेक्ट, इसका नाम दे देता हूँ डी, तो ये एंगल अल्फा है। अब देखो स्ट्रेट होता है अगर ऐसे बिल्कुल तो फिर 90 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट ना होके थोड़ा झुका हुआ है, तो थोड़ा एक मान लेते हैं कि ये हो गया, मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये 80 डिग्री है। 80 डिग्री के सामने D1 है। अब ये 80 है, 180 से ये घटेगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा? तो ये बचेगा 100, कितना बचेगा? अब साइड एलबी अभी भी है, साइड एलबी भी अभी है। यहाँ एंगल 80 था, यहाँ 100 है। अब बताओ किसके सामने का बड़ा होगा? तो आप कहोगे जो एंगल 100 है वो बड़ा होगा, जो 80 है वो छोटा होगा, उसके सामने की साइड छोटी होगी। अगर ये वाली साइड को मैं D2 कह दूँ और ये D1 है, तो यहाँ पर D1 और D2 क्लियरली है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया क्या बराबर नहीं हो सकते, अगर दोनों एंगल बराबर हो जाए। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो आप कह रहे हो दोनों का सम 180 और दोनों बराबर है, तो फिर ये 90 का हो जाएगा, जबकि पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होता, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो फिर ये आयत बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फिर आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों का सम या ये दोनों 90-90 नहीं हो सकते। अगर ये 90-90 नहीं हुए तो इनके सामने की साइड बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये भी है कि डायगोनल्स D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं। ये बड़े काम की बात है कि डायगोनल्स इसके अलग-अलग होते हैं, डायगोनल्स की लंबाइयाँ आपस में बराबर नहीं होती है। छोटे एंगल के सामने का जो डायगोनल होता है वो छोटा होता है, बड़े एंगल के सामने का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो बड़ा। ठीक? उम्मीद है इतनी बात समझ में ठीक है भाई? अब एक बात और है यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो D1 है, क्या वो D2 पर परपेंडिकुलर है? क्वेश्चन मार्क है ये हमारा, ठीक है? क्या D1 जो है क्या जो D1 है मतलब जो डायगोनल है क्या इन दोनों के बीच यहाँ पर एंगल 90 डिग्री या यहाँ पर कहीं पर भी क्या 90 डिग्री बन रहा है? क्वेश्चन ये है, क्या ये 90 डिग्री बनेगा? अब आपको याद होगा फिर से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ, कि अब ये कह रहे हो कि ये एंगल 90 नहीं, ठीक है? अब जब ये एंगल 90 नहीं और क्या ये एंगल बाइसेक्टर हैं दोनों लाइनें? तो आप कहोगे ये एंगल बाइसेक्टर तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एडजेसेंट साइड अगर बराबर नहीं है तो फिर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब इतना तो क्लियरली हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो एंगल बाइस अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो फिर उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं पिछले क्लासेस 2 क्लासेस से बता रहा हूँ।
और इस बात को आप याद रखिए, मैं फिर से बात कह रहा हूँ, ठीक है? किसी को अगर लग रहा हो कि इसके विकर्ण मैं यहाँ पर एक छोटी-सी बात लिख देता हूँ। विकर्ण जो डायगोनल्स होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। अब अगर किसी को लग रहा हो कि कैसे भैया बता दो ज़रा, तो अब ध्यान से अगर देखने की कोशिश करो तो ये 2 पैरेलल लाइन है ऊपर वाली, ध्यान से सुनना, और ये विकर्ण रखा। अब आप बताओ, ये पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा अगर है तो ये अल्फा, और ये अगर बीटा है फिर ये एंगल बीटा। अब बताओ, ये वाली लाइन एंगल को क्या आधा-आधा कर रही है? अल्फा और बीटा में डिवाइड हो रहा है, ना कि अल्फा-अल्फा में, आधा-आधा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, और आपको पता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी लाइन एंड एंगल की। फिर से बता रहा हूँ कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अगर है तो फिर यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं है, तो अब आप क्लियरली कह रहे हो कि विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अगर ये विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो फिर यहाँ 90 डिग्री बनेगा भी नहीं। इसका मतलब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ये 5वीं बात, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये बार-बार चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, फिर से आप समझो। विकर्ण अगर एंगल बाइसेक्टर होते तो फिर 90 डिग्री पर मिलते। अगर विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो फिर 90 डिग्री पर नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात मेरी? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? करिए जल्दी से। चलिए भाई, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। देखो डायगोनल्स की बात तो होगी कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करते, ठीक है? अब उसी के आगे थोड़ी और बातें करते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बातें। थोड़ा-सा एरिया और उसके बारे में बात कर लेते हैं। ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये साइड एल है, ये साइड एल है, ये साइड बी है, ये साइड बी है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होती है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, ठीक। अब अगर कल को कोई आपसे चलते-फिरते ऐसे भैया पूछ ले कि भैया बताओ ज़रा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब बेटा परिमाप। क्या होता है? परिमाप। परिमाप आप समझ रहे हैं सभी भुजाओं का ही सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स अगर करने गए तो 2 बार एल है और 2 बार बी है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे निकालने को कहूँ कि एरिया बता दो भाई, कि बताओ एरिया क्या? एरिया का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए कई सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा। अब यहाँ से आप 2 तरीके से कर सकते हो, मैं थोड़ा-सा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब आपको पता है ये एंगल कितना है, ठीक है? अब आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल एबीसी। इस वाले पार्ट का अगर एरिया निकालना चाहें तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया। एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा
आपको मैंने पढ़ाया है 1/2 साइड 1 L, साइड 2 B और उसके बीच का साइन अल्फ़ा। ये हो गया और जितना एरिया ये है, अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? तो 1/2 साइड 1 L, साइड 2 और अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। अब दोनों को जब जोड़ोगे तो आप कहोगे कि 1/2 बाहर आ जाएगा, L बाहर आ जाएगा, सब कुछ तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर 1 + 1 बचेगा या 2 बार जोड़ने से अच्छा है सेम चीज़ों को 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो एरिया कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 1/2 L इंटू B इंटू साइन 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ गया LB साइन अल्फ़ा। कितना आ गया? LB साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा दिया होगा तो। अब नहीं दिया है तब क्या करेंगे? तब फिर एक चीज़ और होती है, एरिया का फ़ॉर्मूला होता है। मान लो हमको बेस दे दिया गया और यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको कह दिया हाइट 1। तो यहाँ से एरिया एक और तरीके से लिख सकते थे कि एरिया का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट और हाइट है h1 और बेस है L, ठीक? यहाँ से तो ये हो गया L इंटू h1। क्लियर है भाई? अब कोई बच्चा बोला भैया h1 नहीं दिया है, मान लो, तो यहाँ से इस वाली साइड से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर इसका नाम दे देते हैं h2। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो एरिया का एक और हो जाएगा बेस इंटू हाइट h2। इस बार बेस मैंने b लिया है और यहाँ पर लिया है h2। तो कई तरीके हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये वाला तरीका हो सकता है या फिर एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर विकर्ण दिए गए, तो ये हमने एक विकर्ण खींचा था, ऐसे में विकर्ण खींच देता हूँ। अब ये विकर्ण आपको मान लेते हैं कि थीटा पे कट कर रहे हैं, 90 तो होता नहीं है। तो ये वैल्यू D1 है और ये वैल्यू D2 है और एक दूसरे को थीटा पर कट कर रहे हैं। तो एरिया का फ़ॉर्मूला और होता है, एरिया बराबर क्या होता है? हाफ D1 D2 और उनके बीच का साइन थीटा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अल्फ़ा लिखा और ये थीटा है। थीटा क्या है? तो थीटा है विकर्ण एक दूसरे को जब कट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा क्या है? विकर्णों के बीच एंगल, विकर्णों के बीच बना एंगल, ठीक है? विकर्णों के बीच बना एंगल थीटा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जिसमें एरिया या पेरीमीटर से रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कभी-कभी पेपर में मिल जाता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है आपको, धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते हुए ठीक है भाई? यहाँ तक ओके है? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट इसको लिख लीजिए पॉज़ करके फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ। फिर से मैं बना रहा हूँ अपना एक समांतर चतुर्भुज ए, बी, सी और डी। अब करेंगे क्या? ये साइड L है, ये साइड L है, ये साइड B है और ये साइड B है। अब हम ले रहे हैं मिड पॉइंट। क्या ले रहे हैं? मिड पॉइंट। ये साइड मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ L/2 और ये लेंथ भी L/2। ये मिड पॉइंट है B/2 और B/2। ये मिड पॉइंट L/2 और L/2। ये मिड पॉइंट, ये B/2 और ये भी B/2। नाम दे देते हैं, ये नाम है P, Q, R और S। फिर हमने क्या किया? P, Q, R, S को मिला दिया। क्या किया? P, Q, R, S को मिला दिया। अब यहाँ पर क्या है? चीज़ों को समझो। अब मैं यहाँ पर नोटिस लिख रहा हूँ थोड़ा-सा। नोटिस क्या? कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है, वो है पैरेलल। क्या है भैया? पैरेललोग्राम। ठीक, उसके बाद मैंने P, Q, R और S ये क्या है? तो ये भैया मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। ठीक है? और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता नज़र आ रहा है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये अपने आप में क्या है? ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है रोम्बस, समचतुर्भुज, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है अपने पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज या फिर चौथा ऑप्शन ले लेते हैं रेक्टेंगल। क्या ले लेते हैं? रेक्टेंगल, आयत। अब इन चारों में क्या होगा आंसर? अब देखो अगर रोज़ क्लासेस आप ले रहे हो, तो फिर आसानी से बता पाओगे कि ये क्या है। फिर मैं बार से बता रहा हूँ, फिर से समझिएगा। सबसे पहले अगर मुझे इन चारों में डिफ़रेंस जानना है,
तो स्क्वायर और रोम्बस, वर्ग और समचतुर्भुज में ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल। और इन दोनों की बात करें तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्या होती हैं? अपोजिट साइड, विपरीत साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अब सबसे पहले अगर मैं चाहूँ मुझे क्या करना होगा तो इसकी साइड्स निकालनी होंगी, कि साइड्स कितनी होंगी? जब ये 2 साइड्स अगर पता चल गई, अगर चारों साइड्स बराबर आ गई तो फिर इन दोनों में आंसर होगा। अगर चारों नहीं केवल विपरीत आई तो फिर इन दोनों में कोई आंसर होगा। ये तो बात हो गई कि चलो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो पहले चलो साइड्स निकालते हैं। साइड निकालने के लिए अब क्या करना होगा? सबसे पहले डायगोनल मिला देते हैं। ये रोज़ कर रहा हूँ, फिर से देखो ध्यान से मैंने डायगोनल मिलाया। जैसे डायगोनल मिलाया तो एक त्रिभुज ये बन गया हमारा। हाँ या ना? जल्दी बोलो। अब इस त्रिभुज में मिड पॉइंट और मिड पॉइंट है। इन 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। चलो अगर इस लाइन को मैंने D1 डायगोनल 1 कहा था, तो ये लाइन हो जाएगी D1/2। ऐसे ही एक त्रिभुज इधर बन रहा है और ये मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके और इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। ये D1 है तो ये हो जाएगी D1/2। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये कौन-सी प्रॉपर्टी है? तो भैया मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया था। अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये तीसरी लाइन के पैरेलल और इसकी आधी, अगर ये x है तो ये x/2 हो जाती है। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं भैया? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ये साइड्स निकाल ली तो अपोजिट साइड D1/2 D2/2 आ गया। ठीक, अब आते हैं दूसरी तरफ से। दूसरे डायगोनल को मिला रहे हैं, ये रहा। ये D1 है और ये D2 है। ये क्या है? D2। अब D1 और D2 बराबर नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आप ही बता के आए हो, ठीक? अब इस त्रिभुज को देखो, येलो वाले को, ठीक है? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल और इसकी आधी, अगर ये D2 है तो ये लेंथ हो जाएगी D2/। ऐसे ही एक त्रिभुज इधर बन रहा है भैया, बोलो जल्दी। ये मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके पैरेलल और इसकी आधी, अगर ये D2 है तो ये हो जाएगी D2/2। अब जब आपने बोला है कि जब D1 और D2 बराबर नहीं हैं, तो क्या D1/2 और D2/2 भी बराबर नहीं होंगी? ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट तो बराबर हैं, लेकिन अगल-बगल की साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये 2 आंसर तो होने से फिर ये 2 आंसर होने से ठीक, अब ये 2 आंसर अगर नहीं होंगे तो फिर आंसर क्या होंगे? फिर इन दोनों में कोई आंसर होगा। अब अगर इन दोनों में कोई आंसर होगा, तो भैया आप हमको बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है? पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ईच है, ठीक? और जबकि रेक्टेंगल का 90 डिग्री। अब हमें एंगल निकालने पड़ेंगे ये वाले 4। अगर एंगल पता चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब एंगल कैसे निकलेंगे? अब आप क्लियरली बताओ, क्या ये चीज़ नहीं पढ़ी 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में? अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो क्या दोनों का सम 180 होता है? अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा, अगर ये 90 नहीं हुआ तो ये 90 नहीं होगा। हाँ या ना? अगर ये 90 से कम है तो ये 90 से ज़्यादा, क्योंकि सम 180 होता है। अब आप बताओ ये एंगल 90 होता नहीं। अगर ये 90 नहीं और ये लाइन पैरेलल है, फिर ये एंगल 90 नहीं होगा। और ये और ये पैरेलल है, जिसके अगर ये 90 नहीं है तो ये एंगल 90 नहीं होगा, इसका मतलब ये 90 नहीं। अगर ये 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब है कि एंगल 90 डिग्री का है नहीं, और अगर 90 डिग्री है नहीं तो फिर रेक्टेंगल आंसर तो होने से रहा, फिर तो आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो अब ये सब समरी मैं क्यों सिखा रहा था? मैं इसलिए सिखा रहा था कि आप जानो कैसे निकलता है। रटना एक अलग चीज़ होती है, आप रट लो। लेकिन ज्योमेट्री के जब अच्छे क्वेश्चन आएँगे तब क्या करोगे? एग्ज़ैक्ट यही क्वेश्चन आया तब तो आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें या इसका यूज़ करते हुए कुछ बनाया गया, फिर नहीं कर पाओगे। और हम रट्टा नहीं सिखा रहे हैं आपको कि आप आओ और रट लो कि पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम। केवल यही क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, है ना? और ख़ासकर तब जब हम एसएससी या उसके अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसमें एडवांस मैथड अच्छी खासी पूछी जाती है, उसमें तो आप बिल्कुल भूल जाओगे रटा-रटाया आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पी क्यू आर एस का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनेगा, नोट करो इसको। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया भैया दोबारा से देखो, फिर से देखो मैं क्या निकालता हूँ। सबसे पहले साइड्स निकालते हैं, साइड्स चेक करते हैं कि बराबर हैं कि नहीं है, अगर बराबर हैं सारी तब तो ठीक है, फिर 2 आंसर हो जाएँगे। और अपोज़िट साइड्स अगर बराबर हैं तो 2 आंसर हो जाएँगे। फिर आते हैं एंगल की तरफ, एंगल कैसे निकलेगा, ठीक है?
और देखो लाइन एंड एंगल का भरपूर यूज़ करते हैं और इसको पता करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया जाता है। मैं बार-बार सिखाता हूँ आपको चीज़ों को, है ना? तो इस चीज़ को समझते हुए करिए और आराम से आप नोट करो इसको। चलिए, लिख गया? ये तो हो गया भैया कि हमने मिड पॉइंट को मिला। अब थोड़ा और आगे बढ़े अगर और क्या होगा? इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट और है, उसमें हम क्या करेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक? ये रहा हमारा, ये लाइन पैरेलल, ये साइड L, ये साइड L, ये साइड पैरेलल, ये साइड B और ये साइड B। अभी क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, अब की बार डायगोनल्स नहीं खींच रहे हैं, ठीक है? मिड पॉइंट्स नहीं मिला रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं हम एंगल बाइसेक्टर्स खींच रहे हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर, और ठीक है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है ध्यान से सुनिए। यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं P, Q, R, ठीक है? ये 4 अंदर P की वार से एक चतुर्भुज बन रहा है और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर्स है। अब एंगल बाइसेक्टर्स है तो फिर अंदर जो पी क्यू आर एस बना है वो क्या है? ठीक है? नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये जो लाइन है एएस या एआर, ठीक है? इधर से बीपी या बीएस, ऐसी डीक्यू और सीपी, ठीक है? मैं पहले लिख देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? तो ये अपने आप में है पैरेलल। क्या है? पैरेलल। और फिर मैंने खींचे हैं एंगल बाइसेक्टर्स। क्या खींचे हैं? एंगल बाइ एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब कोण समद्विभाजक। क्या खींचे बेटा? कोण समद्विभाजक। और कोण समद्विभाजकों के बाद कोण समद्विभाजक है ये हमारे, ठीक है? और कोण समद्विभाजकों से एक बना है चतुर्भुज बना हुआ है पी क्यू आर एस। ये क्या है? ऑप्शन फिर से वही है। क्या ये स्क्वायर है? वर्ग है? क्या ये रोम्बस है? समचतुर्भुज? तीसरा ऑप्शन क्या ये रेक्टेंगल है? आयत है? और क्या ये पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम है। अब देखो ये चीज़ों को फिर से वही बात आएगी कि आपको फिर से वही करना होगा। स्क्वायर और रोम्बस में आपको पता है ऑल साइड्स इक्वल होती है। आपको साइड्स निकालनी पड़ेंगी और इसमें क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक? फिर अगर साइड्स पता चल जाएँगे फिर एंगल निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का 90 होता है, रोम्बस में 90 नहीं होता है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता है। तो पहले तो आपको एंगल्स निकालने साइड्स निकालनी होगी। अब जब तक साइड्स नहीं निकलेंगी तब तक बात बनेगी कैसे? ज़रा एक बार सब लोग कोशिश करो और निकाल के देखो, क्या ये चीज़ सीख पाए? यही चीज़ हम लोगों ने आयत में किया था, अगर याद हो तो। आयत में किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। आयत के मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने मिलाया था। फिर से कह रहा हूँ चीज़ों को, आप ध्यान नहीं दोगे तो बेटा बात बनेगी नहीं, ठीक है? जल्दी से बताइए क्या बनेगा आंसर? आयत में हम लोगों ने मिलाया था, सेम चीज़ करी थी, मिड पॉइंट्स को मिलाया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर्स मिलाया था, ठीक है? चलो भाई, निकाल के देखते हैं, करके देखते हैं, ठीक है? आज सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से। अब एक प्रॉपर्टी पहले तो यही लगा देते हैं कि 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में ये रहा, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर
और इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिलता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। ये पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 हुआ तो ये एंगल 90 आ जाएगा। अब एक एंगल 90 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सारे एंगल 90 ही आने वाले हैं। अब अगर 90 है तो फिर इसका मतलब है कि इसका एंगल 90 होता है और इसका एंगल 90 होता है। इसका मतलब आंसर रोम्बस और पैरेललोग्राम तो नहीं। अब अगर स्क्वायर आंसर होगा तो साइड्स इक्वल आएँगे। अब साइड्स के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी। क्या यूज़ करनी पड़ेगी? कॉन्ग्रुएंसी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है जी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, मैं जो चीज़ मार्क कर रहा हूँ ध्यान से देखो। ये और ये। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये 180 माइनस अल्फा तो ये फिर 90 माइनस अल्फा बाई 2 और ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है? अब ये दोनों एंगल बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये दोनों साइड्स भी बराबर नहीं होंगी। ठीक? दूसरी चीज़, सेम चीज़ इधर ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहना, ये सब बड़ी काम की चीज़ है। लेकिन फिर से वही बात है कि ये 90 है, ये अल्फा बाई 2, इसको भी अल्फा बाई 2 करो, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि दोनों का सम 90, क्योंकि यहाँ 90 पहले ही आ चुका है। एंगल बाइसेक्टर ये 90 है, तो फिर ये अल्फा बाई 2 तो ये भी अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2 और ये 90। अब इसको जोड़ोगे जब तो आ जाएगा। ठीक? अब ध्यान से देखो, 2 एंगल, तीनों एंगल और एक साइड अपोजिट बराबर, तो ये दोनों पीले वाले जो हैं, वो आपस में अगर देखे जाए, तो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई एक साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं, दो या 2 एंगल साइड और एंगल साइड एंगल ऐसे भी कर सकते हो। आरएचएस की प्रॉपर्टी से देख सकते हो, कर्ण बराबर है 90 डिग्री दिया और एक साइड। इससे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला पीला वाला और ये वाला पीला वाला दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि पीले वाले की अगर बात करें, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी लगा देते, बच्चे पागल हो जाते, समझ ही नहीं पाते क्या किया गया, कैसे बराबर निकाल दिया। ध्यान से सुनना, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं। जो लोग नहीं सीखना चाहते वो डायरेक्ट आंसर रट लेना। अल्फा बाई 2 के सामने की साइड को अगर x माने और इसके सामने की साइड को क्या माने? y, तो ये लेंथ x और ये y। y किसके? 90 माइनस अल्फा बाई 2। सेम चीज़ है, 90 माइनस अल्फा बाई 2 के सामने की साइड y। ये वाली लेंथ हमने y मानी यहाँ से यहाँ। ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड। और अल्फा बाई 2 के सामने वाली साइड हमने मानी है x। क्या मानी है? x। न अल्फा बाई 2 के सामने की साइड x, यहाँ से यहाँ तक x और ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक y। ठीक है? तो ये तो हो गया यहाँ से, ठीक है? यहाँ से ये लेंथ। अब ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल 2 बचे हुए हैं, इनको देखो। ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। एंगल बाइसेक्टर है तो 90 यहाँ भी बनेगा। सेम चीज़ यहाँ साइड L। यहाँ पर देखो अल्फा बाई 2, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 और 90 और ये साइड L। तो ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है। 90 के सामने L है। अब इसके सामने 90 माइनस अल्फा बाई 2 के सामने यहाँ से ये वाली साइड को कुछ भी मान सकते हो। मान लो हमने स्मॉल a मान, क्या मान ली? स्मॉल। और इस अल्फा बाई 2 के सामने मान लो हमने स्मॉल b मान। ठीक है? तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये लेंथ y और ये लेंथ a है। तो ये वाली जो लेंथ बचेगी रेड कलर की, ध्यान से सुनना, रेड कलर की ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ a है और ये y है, तो ये लेंथ जो आएगी ये वाली, ये आ जाएगी a माइनस। ऐसे ही इधर देखो, नाइ 90 माइनस अल्फा बाई 2 सामने, 90 माइनस अल्फा बाई 2 के सामने a मानी है, 90 माइनस अल्फा बाई 2 सामने ये पूरी लेंथ a और यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये वाली लेंथ भी ये आ गई a। क्लियर है मेरी बात? अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं अभी तो। अब बगल वाली और चेक करनी पड़ेगी, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अब इधर वाला चेक करो, सुनना ध्यान से, ठीक, ध्यान से सुनना। इस वाले में देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है? या यहाँ से देखो, ये पूरी लेंथ x है, पूरी लेंथ क्या है? x और ये लेंथ है b, ये b है और ये x है। तो ये वाली लेंथ जो आ गई ग्रीन वाली, ये आ गई x माइनस b। इधर देखो, ये पूरी लेंथ x है और ये लेंथ b है। b कैसे है? अल्फा बाई 2 के सामने b है, अल्फा बाई 2 के सामने ये लेंथ b है।
यहाँ से यहाँ तक पूरी एक्स है और ये बी है, तो ये वाली लेंथ जो आ गई, ये आ गई एक्स। अब a माइनस वाई भी अपोजिट क्लियर दिख रहा है, अपोजिट साइड्स बराबर है, ऑल साइड्स इक्वल का सीन है नहीं, तो फिर आंसर आ जाएगा रेक्टेंगल। क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिर से कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार में समझ में आएगा। अगर इसके पहले आपने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी है, इसके पहले सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से नहीं सीखा है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं फिर से बार-बार बता रहा हूँ, ठीक है? अब अगर जिनको ये नहीं सीखना है कि कौन ये कहाँ से सेट हुआ है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो, जब तक दिख ना जाए, ठीक है? अलग बना लिया करो डायग्राम, ठीक है? तो अब पीक्यूआरएस से बनेगा क्या? तो यहाँ से बनता है रेक्टेंगल। क्या बनता है? रेक्टेंगल। अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, अब समरी लिखने चल रहे हैं कि अगर हम पैरेललोग्राम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? पैरेललोग्राम, समांतर। क्या ले रहे हैं? समांतर। अब समांतर चतुर्भुज 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर कहें मिड पॉइंट्स को मिलाएँ तो क्या बनेगा? और अगर हम बनाएँ एंगल बाइसेक्टर, किससे बनाएँ? एंगल बाइसेक्टर। मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम ही बनता है, पैरेललोग्राम ही बनता है। लेकिन अगर मिड एंगल बाइसेक्टर्स मिलाएँगे तो बनेगा रेक्टेंगल। क्या बनेगा? रेक्टेंगल आयत। क्या बनेगा? आयत। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, समरी लिख लेना समांतर चतुर्भुज में, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई माफ़ी चाहूँगा घर से फ़ोन आ जाता है, इसके लिए रहती है तो वो कर देती है। तो ये बात क्लियर हो गई भाई। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी केवल बेसिक पॉइंट्स हमने कराए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं। अभी इसकी बहुत सारी समरी जो है वो बाकी है, ठीक है? तो इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात, और आराम से पढ़िए, ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं, ज़्यादा बल्क मत समझिए, यहाँ से आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा-सा। और जैसे धीरे-धीरे आप चीज़ों को समझते जाओगे, अगर आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला देखा था, तो अब थोड़ा-सा रिलेट कर पा रहे होगे, उसकी ज़रूरत कहाँ होने वाली है, ठीक है? वो थोड़ा हमको ईज़ी लगता है, बट यहाँ से थोड़ा और दिमाग खुलता है, ठीक है? तो चलो भाई मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, मस्त रहिए।